हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन को ख़त्म किया था और मैंने तुम लोगों को बताया था कि आज हम शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री 12th का। तो फिजिकल केमिस्ट्री 12th के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स को। ठीक है, तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स की कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो जैसे कि तुम हेडिंग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कुछ चीजें पहले बात कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स की बेसिक चीजें पढ़ने से पहले, कि सपोज अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी हमारे पास अगर केमिकल रिएक्शन है तो उसमें हम तीन चीजें देखते हैं। ठीक है, याद रखना है तुम्हें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शंस में हम तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज देखते हैं उसकी फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उस चीज को हम फिजिबिलिटी बोलते हैं, या इस चीज को हम पॉसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी को मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि अगर मैं किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करूं तो वो कौन से चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हमें थोड़ी सी चीजें पता चलेगी। ये फिजिबल वर्ड या फिजिबिलिटी वर्ड हमने कहाँ यूज किया हुआ है, तो तुम्हें अगर याद होगा तो ये चीज हमने यूज की हुई है थर्मोडायनेमिक्स में। ये चीज कहाँ पे यूज किया हुआ हमने? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जहाँ पे हमने ये समझा है कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होगा, कोई भी रिएक्शन पॉसिबल कब होगा, उसके लिए एक टर्म आता है गिव्स फ्री एनर्जी, जो क्या बोलता है कि अगर वो उसका चेंज अगर लेस देन 0 है तो वो रिएक्शन क्या होती है? फिजिबल होती है। ठीक है, तो पहली चीज हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगी, और होगी तो किस कंडीशन पे होगी, तो हमने ये चीज वहां पे हमने डिराइव करके निकाली हुई है। ठीक है, फिर सेकंड चीज चलते हैं हम एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कितने एक्सटेंट तक वो होगी, मतलब कहाँ तक वो रिएक्शन जाएगी। उसको समझने के लिए हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? उसको समझने के लिए हमने चैप्टर पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसको समझने के लिए हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने क्या निकाला है? के। और के हमें क्या बताता है? के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो के हमें क्या बताता है कि रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक जाएगी। अगर के की वैल्यू काफी ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट प्रोडक्ट बन चुका है, के की वैल्यू काफी कम है, मतलब अभी शायद तक रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई है। तो कुछ इस तरीके से हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन के एक्सटेंट को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी थर्ड चीज आती है स्पीड। कौन सी चीज आती है? स्पीड। कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसका रेट क्या है, उसका स्पीड क्या है, वो किस स्पीड से वो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हर एक रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो ऑफकोर्स अलग अलग होता है। तो स्पीड जो होता है ये अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा है। तो ये जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं हम, ये कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं? ये हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ये चीज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। चीज क्लियर है? थर्ड वाली चीज क्लियर है? तो ये दो चीज हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी कहाँ पे हम पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट कहाँ पे पढ़ते हैं? हम केमिकल इक्विलिब्रियम में। एक्सटेंट से मीनिंग समझ पा रहे होंगे कितना रिएक्शन हो चुका है। स्पीड अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर तुमने थर्मोडायनेमिक्स शुरुआत जहाँ पे की थी मैंने, तो थर्मोडायनेमिक्स के जो फर्स्ट जो चीज लिखवाई थी मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स ओनली हमें फिजिबिलिटी बताता है, थर्मोडायनेमिक्स हमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता या स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं बताता। तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? वो पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली फिजिबिलिटी, दूसरा एक्सटेंट, थर्ड हो गया स्पीड। पहली चीज और सेकंड चीज तुम पढ़ चुके हो। अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे थर्ड चीज के बारे में, जो कि हम पूरा का पूरा कहाँ पे पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। चीजें याद है? थोड़ा सा चीजें क्लियर हुई केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम बात क्या करते हैं। ठीक है, अब जो ये काइनेटिक्स वर्ड होता है ना, काइनेटिक्स, इसका मतलब क्या है? द वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव्ड। जो काइनेटिक्स वर्ड डिराइव्ड हुआ है ये किससे हुआ है? एक ग्रीक वर्ड से हुआ है। जो कौन सा ग्रीक वर्ड है? काइनेसिस। कौन सा ग्रीक वर्ड है? काइनेसिस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मूवमेंट। इसका मीनिंग क्या है? मूवमेंट। मतलब किसी भी रिएक्शन के मूवमेंट को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? उसको हम काइनेटिक्स बोल रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस का मूवमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। मूवमेंट का मतलब क्या है? उसका स्पीड, कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो उसको प्रोडक्ट बनने का जो स्पीड होगा वो स्पीड क्या होगा, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो आई थिंक तुम्हें ये चीज क्लियर होगी
कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम क्या चीजें देखते हैं और काइनेटिक्स का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चीज को आराम से समझोगे कि काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होगा। ठीक है, साथ साथ में हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर उनका मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं कि किस तरीके का मैकेनिज्म वो फॉलो करते हैं, कौन, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, वैसे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैकेनिज्म पढ़ते हो, लेकिन यहाँ का मैकेनिज्म फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो काफी कुछ चेंजेस आएंगे, तो जो भी होगा वो तुम्हें पता लग जाएगा। तो सिंपल सा अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बात करूं तो जो भी काइनेटिक्स होता है उसके अंदर हम जनरली पढ़ते हैं सबसे पहली चीज कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होगा, किसी भी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। सेकेंड चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पे उनका मैकेनिज्म, कि किस मैकेनिज्म को वो फॉलो करते हैं, तो वो चीजें भी हम यहाँ पे बात करेंगे। थर्ड चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उस पर कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इन सबका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीजें भी हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं या इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो पहले उसको एक बार देख लेते हैं और थोड़ा सा डेफिनेशन से चीजें क्लियर करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। तो ये लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद, ये क्या है, एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील्स विद द रेट एट विच द केमिकल रिएक्शन का, जैसे कि रेट या स्पीड, कहीं पे अगर स्पीड लिखा हो या कहीं पे अगर रेट लिखा हो, ठीक है, बात दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, सिंपल सी पहली लाइन अगर हम पढ़ें, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट एट विच द केमिकल रिएक्शन अगर, मतलब स्पीड क्या होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो पढ़ते हैं। साथ में द मैकेनिज्म बाय विच द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, उसके बाद जो मैकेनिज्म वो फॉलो करते हैं हम यहाँ पे वो पढ़ते हैं। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर, और वेरियस फैक्टर्स जो हमारे पास, जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास हैं, सच एस, जैसे कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर, कैटालिस्ट, ईटीसी, उनका जो भी इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर, ऑन द रिएक्शन रेट, मतलब स्पीड के ऊपर, किसकी स्पीड, केमिकल रिएक्शन की स्पीड, इज कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स का अगर एक सिंपल सा मीनिंग निकाले तो यहाँ पे हम रेट के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और उस स्पीड पर कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे जनरली बात करने वाले हैं। चीज समझ में आ रही है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, हमने ये नहीं पढ़ा कि अगर हो रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, समझ में आ रहा है। कि केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो कितने एक्सटेंट तक वो प्रोडक्ट बन पाएगा, क्या पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा या कुछ अमाउंट में वो रह जाएगा, कुछ अमाउंट में क्या हमारे पास रिएक्टेंट रह जाएगा, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर या आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, एक तरीके से बोल सकते हैं। थर्ड चीज क्या हम पता लगाते हैं, स्पीड, जो कि हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक्स के अंदर। और काइनेटिक्स का जो बेसिक मीनिंग था वो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। केमिकल काइनेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की तरफ। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना, हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने एक बार तुम्हें एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक पढ़ाया हुआ है, ठीक है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ाया हुआ है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी हमने रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं केमिकल रिएक्शंस लिख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रेट, मतलब उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग हमने केमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। बहुत ज्यादा फास्ट कोई अगर रिएक्शन है या बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी का होने का मतलब क्या है कि जैसे ही मिलाया, जैसे ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया, जैसे ही 2 रिएक्टेंट को रिएक्शन करवाया, वैसे ही तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब वो काफी ज्यादा फास्ट है, उसको हमें करवाने में टाइम नहीं लगेगा, उस रिएक्शंस को होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो होता क्या है ना कि ये रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट होती है, तो इनका जो भी स्पीड निकालेंगे तो वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। किसका, इनका, क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा फास्ट है, तो हम इनका मैकेनिज्म नहीं देख पाते उतना जल्दी। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि पीपीटी ऑफ एजीसीएल। जैसे अगर एजीसीएल का जो पीपीटी बनता है ना,
वो एक काफी फास्ट रिएक्शन। कैसे बनता है वो? जब हम AgNO3 को मिलाते हैं NaCl के साथ, ठीक है, जब AgNO3 को NaCl के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? AgCl बनता है और NaNO3 बनता है। तो ये जो AgCl का जो PPT बन रहा है, इस PPT को बनने का जो रिएक्शन है ये काफी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। सेकंड चीज है, अगर एक एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो वो रिएक्शन भी काफी ज्यादा फास्ट होती है, वो भी एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? जो बहुत जल्दी हो जाए। तो HCl मैंने एक एसिड लिया, NaOH एक मैंने बेस लिया, तो मेरे पास बना NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की क्या है? बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है। तो पहला टाइप हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन का बहुत वेरी फास्ट रिएक्शन। सेकंड है वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस के अंदर क्या है कि जब मैं वेरी स्लो का मतलब है जिनको महीने लग जाते हैं, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिनको साल लग जाता है, 1 साल लग जाता है उस रिएक्शंस को कंप्लीट होने में, तो वो काफी धीरे धीरे चलती है। तो ऐसी रिएक्शंस को भी अगर हम स्टडी करेंगे तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी है, क्योंकि हमें 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा उनकी स्पीड और उनके मैकेनिज्म को देखते हुए, ठीक है। तो इसको भी हम जनरली उतना कंसिडर नहीं करते जब रिएक्शन का रेट निकालते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन को भी हम उतना कंसिडर नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल है तो देख लोगे। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन करवाते हैं, याद रखना रूम टेम्परेचर बोलता हूँ, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करवाते हैं ना तो ये काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है। तुम्हारा बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे रूम टेम्परेचर पे, तब ये चीज हो रही है, तो ये काफी स्लो रिएक्शन होती है। एक और चीज तुमने सुना होगा, आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ये चीज तुम कब से पढ़ते आ रहे होंगे? जनरली 9th-10th के अंदर ये चीजें पढ़ा दी जाती है कि रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसके ऊपर क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसके ऊपर जो जंग लग जाती है एक तरीके से, जिसको तुम बोलते हो, तो वो काफी स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो ये काफी स्लो प्रोसेस होती है, काफी स्लो रिएक्शंस होती है। फिर थर्ड टाइप है हमारा यहाँ पे मॉडरेट रिएक्शंस का। मॉडरेट क्या है? इसका वेरी फास्ट और वेरी स्लो के जो बीच का जो टाइप है, मतलब इन दोनों के जो इंटरमीडिएट जो भी रिएक्शंस होगी वो सारी किसमें आएगी? मॉडरेट, ठीक है। अब होता क्या है ना कि ये काफी फास्ट रिएक्शन है तो इसको एनालाइज करना काफी मुश्किल है। ये काफी स्लो रिएक्शन है तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। इसी वजह से जो भी हम जनरली केमिकल काइनेटिक्स में जिन भी रिएक्शंस का यूज करते हैं वो कौन सी वाली होती है? जनरली मॉडरेट के बारे में बात करते हैं। मॉडरेट मतलब इन दोनों का इंटरमीडिएट, मतलब उतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, प्लस उसका मैकेनिज्म आराम से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, वो एक मॉडरेट रिएक्शन के अंदर आता है। जैसे कि H2O2 जब डिसोसिएट होगा तो कन्वर्ट होगा H2O प्लस O2 के अंदर, मतलब वाटर प्लस ऑक्सीजन वहां पे वो बनाएगा। साथ में अगर मैं N2O5 का डिकम्पोजिशन देखूं तो N2O5 कन्वर्ट होगा N2O4 प्लस O2 के अंदर। तो ये एक डिकम्पोजिशन, और ये H2O2 का डिकम्पोजिशन और N2O5 का डिकम्पोजिशन, ये दोनों कौन सी रिएक्शन के अंदर आ रहे हैं? हमारे मॉडरेट रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये जो तीनों टाइप थे, ये थे हमारे रिएक्शन की जो स्पीड होती है उनकी बेसिस पे हमने केमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, ठीक है। तो इसके आगे हम चलने वाले और देखने वाले हैं और चीजें जो भी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आएगी। तो केमिकल काइनेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन और केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ने के बाद अब चलते हैं हम किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। रिएक्शन का रेट या रिएक्शन की स्पीड कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो जैसा कि तुम बोर्ड पे हेडिंग देख पा रहे होगे, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड बोल दो या रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन से उस चीज को समझा देता हूं। जैसे कि अगर हमें कभी भी किसी रिएक्शन का रेट निकालना है, कभी भी किसी रिएक्शन की स्पीड निकालनी है, तो हम वहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज को देखते हैं कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी चेंज हुई है। अब वो चेंज कैसे देखेंगे कि या तो वो हम टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, या तो हम उसको 1 मिनट में कितना चेंज हुआ ये फाइंड आउट करेंगे, 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया हुआ है कि तुम सेकंड लो या तुम मिनट लो। तुम सिंपल क्या करोगे, बस पर यूनिट टाइम देखोगे। हो सकता है कि तुम्हें वो पर डे के अकॉर्डिंग भी पूछ रहा हो, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि पर यूनिट टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है। अब वो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज रिएक्टेंट्स में भी हो सकता है, वो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज प्रोडक्ट्स के अंदर भी हो सकता है। तो वो दोनों का चेंज तुम्हें देखना है पर यूनिट टाइम। तो जो वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी वो किसकी निकल के आएगी? वो निकल के आएगी रेट ऑफ रिएक्शन की।
तो आई थिंक तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन तो क्लियर होगी कि हमें कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखना है पर यूनिट टाइम, चाहे वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो चाहे वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हो, ठीक है। तो डेफिनेशन को एक बार साइड में रखते हैं और थोड़ा सा कुछ रिएक्शंस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है ए से बी, जहां पर ए जो है वो एक रिएक्टेंट की तरह काम करेगा और बी जो है वो यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, t इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियल टाइम पे जो a की कॉन्सेंट्रेशन थी वो कितनी थी, a0 थी, और b वहां पे अवेलेबल नहीं था, मतलब b अभी बना नहीं था, t इक्वल टू 0 पे ओनली क्या प्रेजेंट था, a0। फिर कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे रिएक्शन हुई तो मैंने t इक्वल टू t पर a की कॉन्सेंट्रेशन को चेक किया, तो a की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, at लिख दी, और कुछ b बना होगा तो मैंने वहां पे वैल्यू क्या लिख दी, bt लिख दी, ठीक है। जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले भी समझा चुका हूं कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो a की कॉन्सेंट्रेशन है वो b बनता जाएगा, तो a की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज, और b की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वैसे वैसे a किस में कन्वर्ट होता जाएगा, b में, तो a की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी और b की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो इस ग्राफ में मैंने वही समझाया हुआ है कि अगर तुम इसको एनालाइज करो तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है, तो ये इनिशियल में a इतना था, ठीक है, काफी ज्यादा था, धीरे धीरे क्या हुआ, a की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई तो a कम हो गया, धीरे धीरे ये वाला ग्राफ b का है तो b का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, धीरे धीरे इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंट टाइम पे देखें, t1 टाइम पे देखें तो t1 टाइम पे a की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कुछ रही होगी, ठीक है, और जो b की कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे कुछ रही होगी। फिर हमने t2 टाइम पे एनालाइज किया तो यहाँ पे इसका ये कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा और यहाँ पे इसका ये कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम जस्ट वैल्यूज देख पा रहे हैं कि क्या रिएक्शन पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ है वो कितना होगा, a0 माइनस at, ठीक है, a0 वैल्यू बड़ी है, at वैल्यू छोटी है, और यहाँ पे चेंज कितना होगा, 0 माइनस bt, ठीक है। तो जैसा कि मैं तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बता चुका हूं, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, किसमें चेंज, कंसंट्रेशन में, वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, हमें एक का ही वैल्यू लेना है, ठीक है, दोनों को साथ में नहीं लेना है, या तो रिएक्टेंट उठा लो या प्रोडक्ट उठा लो। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज, कितना टाइम लगा उतना चेंज होने, ठीक है, उतना चेंज होने में कितना टाइम लगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं तुम लोगों को समझाता हूं, जैसे कि सपोज अगर तुम्हें दे दिया कि जो a की इनिशियल वैल्यू है वो थी 5m थी इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मोलैरिटी, ठीक है, और 5m से ये 3m चला गया 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट लगा इसको 5m से 3m पहुंचने में। तो बताओ उसका रेट क्या है, तो बताओ चेंज कितना हुआ, तो तुम बोलोगे कि सर चेंज हुआ 2 का, 5 माइनस 3 कितना चेंज हुआ, 2 का, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 1 मिनट। तो मतलब ये इसका कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर, और ये मिनट है तो मिनट ऊपर चला जाएगा तो मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ये चीज क्लियर है, मतलब इसका रिएक्शन का रेट कितना आ गया, अभी 2 आ गया, ठीक है। यूनिट्स पे ध्यान मत दो, यूनिट्स बाद में बता दूंगा, अभी ये याद रखो कि रेट कैसे निकाला। तो अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि अगर यहां से यहां हो गया तो रिएक्शन का रेट कितना आएगा, रिएक्शन का रेट आएगा 2। चीज क्लियर है, थोड़ा सा और क्लियर है, आगे चला जाए, बहुत बढ़िया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज, ठीक है। अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू लिखा है, ये बी इक्वल टू नहीं लिखा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और अलग से लिख देता हूं ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये बी का ग्राफ है, ये ए का ग्राफ, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं ए के करस्पॉन्डिंग लिखूं, ए जो हमारा रिएक्टेंट है, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हमेशा डिक्रीज होगा, हाँ, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या बोल सकता हूं कि डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो डिक्रीज होने की वजह से मैंने यहाँ पे डेल्टा ए लिख दिया। डेल्टा ए का मतलब क्या है, डेल्टा मतलब चेंज, ए को ब्रैकेट में लगाया हुआ मतलब कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किसके, ए में। यहाँ पे ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें समझा दिया है कि माइनस का मतलब सिर्फ इतना है, माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी मीनिंग नहीं है,
ठीक है। तो जब कभी भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा और चेंज होते होते कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रही होगी तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, माइनस साइन का। लेकिन अगर बी के करस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए तो बी के करस्पॉन्डिंग बात करने पर हमें क्या पता चलेगा कि बी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। बी की कॉन्सेंट्रेशन क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 0। बाद में जैसे जैसे ए बी में कन्वर्ट हुआ तो बी का कॉन्सेंट्रेशन इस ग्राफ से भी देख सकते हो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाया। नेगेटिव साइन सिर्फ कब लगाना है, जब डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे पॉजिटिव साइन आना चाहिए लेकिन मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये एक छोटी सी चीज थी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो कभी भी अगर रिएक्टेंट से बात होगी ना, रिएक्टेंट के रिलेटेड बात होगी तो हमेशा वहां पे तुम्हें नेगेटिव साइन लगाना है, और अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड बात होगी तो कोई साइन नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। ये साइन लगाने का सिंपल सा मीनिंग क्या है, बस कि डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता हुआ चला जाए, ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी जो आई थिंक तुम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बाकी चीजें आती जाएगी तो इसमें थोड़ी और क्लैरिटी तुम्हें धीरे धीरे होती रहेगी। तो जैसा कि अभी हम इस ग्राफ को स्टडी कर रहे थे, इस ग्राफ में स्टडी करते हुए हमें पता था कि हमने एक रिएक्शन ली हुई थी ए से बी, जिसके लिए हम ये सारी चीजें यहाँ पे देख रहे थे। तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के साथ हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो बी की कॉन्सेंट्रेशन थी वो 0 और ए की कॉन्सेंट्रेशन थी सबसे ज्यादा, फिर धीरे धीरे ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई और बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूंगा इस टाइम इंटरवल T1 से T2 के बीच में क्या चेंजेस हो, ठीक है। तो एक T1 टाइप पे मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए कॉन्सेंट्रेशन के, और एक T2 टाइम पे मैंने ऑब्जर्वेशन लिए किसके, कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। तो देखते हैं। तो अगर मैं ए के करस्पॉन्डिंग अगर बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं ए के करस्पॉन्डिंग, तो क्या होगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही तो क्या होगा, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, है ना। और अगर बी के करस्पॉन्डिंग बात करूं तो क्या वैल्यू होगी, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये चीज तुम्हें याद रखनी है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा ए क्या होगा, माइनस डेल्टा ए क्या होगा। तो डेल्टा ए होगा ए एट T2 माइनस ए एट T1 इन द टाइम इंटरवल T1 टू T2, ठीक है। तो T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसके आगे में क्या लगा दूंगा, माइनस साइन, ठीक है। ये माइनस साइन यहाँ पे वाला, ये डेल्टा ए, ये लिख दिया डेल्टा ए की वैल्यू, ये माइनस साइन हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा बी एट T2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T। चीज क्लियर है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखोगे ना, तो एक चीज तो मैं यहाँ पे मैं बता दूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। कैसे आएगा, क्योंकि T2 पे ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या T1 पे ज्यादा है, खुद बता। T1 पे ज्यादा है ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, और ये नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो T2 पे बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, T1 पे कम होगी, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। तो तुम चाहे दोनों फॉर्मूला लगा दो, हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही निकल के आएगा। चीज क्लियर है, ग्राफ से चीजें क्लियर हो रही है। मैंने किसी टाइम इंटरवल के बीच में अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश की है तो कैसे निकालना है इसमें तुम्हें समझाया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है इन अ रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट ए, कोई एक रिएक्टेंट है ए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, चेंजेस फ्रॉम 0.2 टू 0.150, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की कितनी थी, तो क्या मैं सीधा डेल्टा ए लिख दूं, इसका चेंज लिख दूं। चेंज कितना होगा, चेंज होगा 0.2 माइनस 0.150, है ना, 0.2 माइनस 0.150, जिसकी वैल्यू आएगी 0.05 मोल पर लीटर। तो हमारे पास ये आएगी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन में चेंज की। फिर अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो वो क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.05 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया है, तो तुम बोलोगे सर टाइम लिया है 10, और डिवाइडेड बाय 10 तो वैल्यू निकल के आएगी 0.005 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स,
मिनट इनवर्स समझ में आ रहा है, 10 वाला मिनट ऊपर गया तो मिनट इनवर्स हो गया। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो कितना निकल के आएगा 0.005। तो आई थिंक तो मेरी चीज क्लियर होगी कि कैसे यहाँ पे निकाला है। बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था, तो चीजें यहाँ पे तुम्हारी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आज जो भी हमने यहाँ पे बात किया है वो जनरली बात किया है केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं। उसके बाद हमने बात किया था केमिकल रिएक्शंस जो डिफरेंट टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड, ठीक है। फिर हमने बात किया कि किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाता है और रेट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने इस ग्राफ की मदद से चीजें थोड़ा समझा और टाइम इंटरवल के बीच में कैसे हम चीजों को फाइंड आउट करते हैं ये समझा, और एक न्यूमेरिकल से थोड़ी सी एक बेसिक थीम हमने यहाँ पे जनरेट की जिससे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर अपना इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में कुछ और नई चीजों के साथ मिलते हैं। आज के लेक्चर के जो नोट्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, तो वहां से जाके तुम नोट्स लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से